हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन एसएससी सीजीएल टायर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 25 लेकर के आए हैं, जो कि एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और गजब के एनिमेशंस और मोटिवेशंस के साथ है। ठीक है, आज हम आपके साथ डेली की तरह 9 बजे लाइव जुड़ रहे हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह जो हम लोग आज पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 24, यह हमारे अपकमिंग एसएससी रेलवे, बीपीएससी, बीएससीसी, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, एसएससी जीडी एंड जितना भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस पूछता है, सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो मेरे भाई मजे में हो क्या? अगर मजे में हो तो हैंड्स अप करेंगे, जल्दी जल्दी हैंड्स अप करेंगे। मजे में है तो हैंड्स अप कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है आपके पास मेढक, ऑप्शन 2 खरगोश, ऑप्शन 3 चूहा, ऑप्शन 4 गिलहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक क्या है? अंडज जीव है। आइए हम जानते हैं अंडज अंडज जानवर होता क्या है। अंडज जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। अंडन जानवरों के उदाहरण में पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली आदि शामिल है। अंडज जानवर पूरी तरह से विकसित जीवित छोटे जानवरों को जन्म देते हैं, जैसे उदाहरण इत्यादि, मवेशी इत्यादि, है कि नहीं। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा जीव अंडज है? तो मेढक। मेढक कौन सा हो जाएगा भाई सही उत्तर? मेढक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है आपके पास मागपई, ऑप्शन 2 मोर, ऑप्शन 3 तोता, ऑप्शन 4 काला कौआ। मेरे भाई भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला कौआ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला कौआ। आइए हम जानते हैं काला कौआ के बारे में और सभी पक्षियों के बारे में कुछ बातें। देखिए, तोता तोता कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी? कैमेन द्वीप का। ठीक है। काला कौआ भूटान का। मैगपाई कहाँ का? बांग्लादेश का। मोर कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है भाई? भारत का। यानी कि ये सभी चीज आप जान गए होंगे। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या? अरे काला कौआ। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मैगपाई। तो अभी मोर कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी? भारत का। तोता कैमेन द्वीप का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास टेबल टेनिस, ऑप्शन 2 तैराकी, ऑप्शन 3 बास्केटबॉल, ऑप्शन 4 क्रिकेट। मेरे भाई चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जल्दी से आप बताने का कृपा करेंगे। तो चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। आइए हम जानते हैं बास्केटबॉल के बारे में कुछ बातें। बास्केटबॉल में चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह उस खेल को संदर्भित करता है जहां एक चेरी पिकर जो खिलाड़ी होता है विरोधियों की गोल के पास रहता है और बाकी इस दल के साथ बचाव में नहीं खेलता है। यानी कि विरोधी जहां पर गोल करते हैं वहां पर क्या रहता है? एक खिलाड़ी होता है जो एक चेरी पिकर होता है। ठीक है भाई। इसका उपयोग अन्य खेलों जैसे वाटर पोलो, आइस हॉकी इत्यादि में भी किया जाता है। तो बास्केटबॉल में चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ वाटर पोलो में भी, आइस हॉकी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जॉर्वे कल्चर एक चाल कैथोलिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है आपके पास असम, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 बिहार। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आइए हम जानते हैं जॉर्वे कल्चर के बारे में कुछ तथ्य। चलिए आइए जानते हैं जॉर्वे कल्चर के बारे में कुछ तथ्य। आज हम आप महाराष्ट्र के बारे में हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आज टाइम का क्या हो गया था, अभाव हो चुका था, इसलिए हम शॉर्ट में ही आज इसका डिटेल्स किए हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है।
यह आगे उत्तर में मालाबार क्षेत्र मध्य प्रदेश में फैल गया। ठीक है, इसकी शुरुआती चरण 1400 से 1000 ईसा पूर्व के हैं, जबकि इसके बाद के 1000 से 700 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, जॉर्वे कल्चर एक चाल कैथोलिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, यानी कि चींटी के डंक में मौजूद होता है? ऑप्शन 1 फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन 2 मौलिक एसिड, ऑप्शन 3 परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 4 नाइट्रिक एसिड। तो मेरे भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड, तो जल्दी से आप बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में किस टाइप का एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के काटने में मौजूद होता है। आइए हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में कुछ बातें। चींटी के काटने में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एक चींटी के डंक में सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिसे फॉर्मिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। वही अम्ल ततैया, मधुमक्खी आदि के डंक में मौजूद होते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, तो मेरे भाई फॉर्मिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा आप जाने होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा क्लास में। तो हैंड्स अप करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में जिस्सा आ रहा है भाई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे और बहुत मन लगा के अभी इस क्लास को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन 3 था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। तो मेरे भाई सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। आइए हम जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में कुछ बातें। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मेरे भाई चारों ऑप्शन के बारे में आप जाने होंगे कि कौन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर, 7 पर। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन 1 है आपके पास फिंच, ऑप्शन 2 डायमंड फायरटेल, ऑप्शन 3 बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन 4 रोबिन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हमिंग बर्ड, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खी गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी हमिंग बर्ड क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी हमिंग बर्ड। आइए हम जानते हैं बी हमिंग बर्ड के बारे में कुछ तथ्य। मधुमक्खी गुंजन पक्षी दुनिया की सबसे छोटा पक्षी है। इसकी कुल लंबाई 57 मिलीमीटर है। यह मधुमक्खी की तुलना में थोड़ा बड़ा और क्यूबा के लिए स्थानिक है। इसका प्रजनन काल मार्च और जून के बीच होता है और एक समय में 2 अंडे देता है। तो मेरे भाई आप बी हमिंग बर्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो क्वेश्चन को 8वां नंबर पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे भाई बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारत के सेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन 1 राय बुचर, ऑप्शन 2 रोक लो खर्च नहीं होना चाहिए, दूसरा चीजों का नाम। ठीक है, ऑप्शन 3 KM करियप्पा, ऑप्शन 4 सैम मानिकशॉ। मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सैम मानिकशॉ। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारत के सेना प्रमुख सैम मानिकशॉ थे। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। सैम मानिकशॉ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेनाध्यक्ष का भी पद संभाला। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा शुरू की थी, यानी कि वह द्वितीय विश्व युद्ध से क्या थे, एक सैनिक थे। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे क्या थे, सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीजों की मांग के परिणाम को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीजों की मांग के परिणाम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास आय की मांग, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष मांग, ऑप्शन 3 मिश्रित मांग, ऑप्शन 4 व्युत्पन्न मांग।
तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताने का कष्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग। आइए हम जानते हैं यह होता क्या है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में एक चीज लेते हैं, उदाहरण के लिए जब हम एक लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें माउस की मांग करते हैं या कीबोर्ड की मांग करते हैं, या अरे उसका जो कीबोर्ड पर लगाने वाला स्टिकर होता है उसका मांग करते हैं। ये सब क्या हो गया, व्युत्पन्न मांग का उदाहरण हुआ। हम तो मेन चीज क्या खरीदे भाई, लैपटॉप खरीदे, लेकिन उसके साथ साथ क्या कीबोर्ड और माउस भी तो ले रहे हैं, है कि नहीं, वो एक्स्ट्रा क्या हो गया, मांग हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, व्युत्पन्न मांग। वस्तुओं की प्रत्यक्ष मांग अंतिम खपत के लिए होती है। जब वस्तुओं को एक से अधिक वस्तुओं का एक से अधिक उपयोग होता है तो उसे संयुक्त मांग के रूप में भी जाना जाता है। उसे किस नाम के रूप में जाना जाता है, संयुक्त नाम के रूप में भी, संयुक्त मांग के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। नदी जलोढ़ मृदा किस उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है मेरे पास मेरे भाई मक्का, ऑप्शन 2 कपास, ऑप्शन 3 चावल, ऑप्शन 4 चाय। मेरे भाई उर्वर नदी जलोढ़ मृदा किस उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चावल। आइए हम जानते हैं उर्वर नदी जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ बातें। ये जलोढ़ मृदा होता क्या है। तो मेरे भाई जलोढ़ मृदा जब बाढ़ आता है या जो गंगा जो नदी कहीं मिट्टी को काटते हुए एक जगह किसी जगह जमा कर देती है, तो वह क्या होता है, बहुत ही उर्वरक हो जाता है, जलोढ़ कहलाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहलाता है। जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल और केला उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा पोटेशियम समृद्ध होता है, यानी कि पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है कि नहीं भाई। अभी लाल मिट्टी में मकई, लाल चना, बंगाल चना, हरा चना, मूंगफली, अरंडी के बीज जैसे फसलों के लिए अनुकूल है। लाल मिट्टी किसके लिए अनुकूल है, लाल चना, बंगाल चना, हरा चना, मूंगफली, अरंडी के बीज जैसे फसलों के लिए अनुकूल है। लेटराइट मिट्टी चाय उगाने के लिए अनुकूल है। तो यहाँ भाई लेटराइट के लिए आप लेटराइट जान गए, जलोढ़ जान गए और लाल मिट्टी के बारे में जान गए। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, कि कौन सबसे ज्यादा होता है, तो पोटेशियम क्या होता है, अधिकता होती है पोटेशियम की, यानी कि पोटेशियम समृद्ध रूप से उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विजय हजारे किस खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। विजय हजारे किस खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। आइए हम जानते हैं क्रिकेट के बारे में कुछ बातें। विजय हजारे क्रिकेट खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। विजय हजारे ट्रॉफी नामक एक ट्रॉफी उनके नाम पर रखी गई और 2002 से 2003 में शुरू की गई। उनकी कप्तानी ने भारत ने 1951 से 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता था। यानी कि विजय हजारे 1951 से 1952 में उनके कप्तानी में क्या जीता, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता। विजय हजारे ट्रॉफी नामक एक ट्रॉफी उनके नाम पर रखी गई, जो कब से शुरू हुई, 2002 से 2003 में। ठीक है, तो मेरे भाई आप ध्यान से इसको पढ़े होंगे, याद भी हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 1 है गुरबचन सिंह तालिब, ऑप्शन 2 है अमृता प्रीतम, ऑप्शन 3 है भाई विक्रम सिंह, ऑप्शन 4 है खुशवंत सिंह। तो मेरे भाई सही उत्तर बताने का कष्ट करेंगे आप, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह। आइए हम जानते हैं इन चारों आदमी के बारे में कुछ बातें। ऑथर ने मैं इधर क्या है, बुक है। गुरबचन सिंह तालिब कौन सा बुक लिखे, एन एडवांस बुक ऑफ रिलीजियस स्टडी। अमृता प्रीतम ने पिंजर नामक बुक लिखा। भाई वीर सिंह ने सतवंत कौर नामक बुक लिखा। खुशवंत सिंह ने हिस्ट्री ऑफ द सिक्स नामक पुस्तक लिखे।
ठीक है, तो मेरे भाई चारों ऑप्शंस के बारे में आप कौन कौन पुस्तक लिखे ये आप जान गए होंगे। तो क्वेश्चन को 13 पर चलते हैं। तो ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक को किसने लिखी? खुशवंत सिंह। अमृता प्रीतम पिंजर, भाई वीर सिंह, सतवंत कौर, गुरबचन सिंह तालिब एंड एडवांस्ड बुक ऑफ रिलीजियस स्टडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए शामिल किया गया था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा क्या, बताइए? 1680, 1600, 1612, 1605। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताने का आप कष्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 ईस्वी में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए शामिल किया गया। यह एक एकाधिकृत व्यापार निकाय के रूप में शुरू हुआ, लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआत से राजनीति में शामिल हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 ईस्वी में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एशिया और भारत के साथ व्यापार दोहन के लिए शामिल किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1600। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे, मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे। अपना वर्जेंसी अपने लाइव चैट में हमको दिखाएंगे कि हमको पता चले कि कौन कौन बेहतरीन ढंग से पढ़ रहा है, किन्हें याद हो रहा है। एक बात और, जो आपको टेस्ट डेली शाम में दिया जाता है उसको निश्चित करेंगे टेस्ट को। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर सही लिखेंगे, नाम में ABC नहीं लिखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप अपनी प्राइवेसी को नहीं छुपाएंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर आपका नंबर और मोबाइल से नाम से कोई कुछ गड़बड़ी नहीं होता है। आपका नाम हम जानेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस करें, हम बहुत आगे जाएं, इसलिए हम आपका टेस्ट लेते हैं। डेली टेस्ट होगा। ठीक है, तब जरूर टेस्ट दीजिएगा उसको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकेंड वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। किस अर्थशास्त्री ने विकल्प लागत का सिद्धांत दिया? ऑप्शन एक है आपके पास मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन 2 एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 जॉन किन्स, ऑप्शन 4 गॉटफ्रीड हैबलर। तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा इसका गॉटफ्रीड हैबलर। क्या हो जाएगा? गॉटफ्रीड हैबलर। क्या हो जाएगा? गॉटफ्रीड हैबलर। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। गॉटफ्रीड हैबरलर ने विकल्प लागत सिद्धांत दिया। विकल्प लागत उन लोगों की सबसे मूल्यवान पसंद का मूल्य है जिन्हें नहीं लिया गया था। यानी कि उन लोगों को विकल्प लागत में नहीं लिया गया जिनका पसंद क्या है? बहुत ही मूल्यवान चीज। ठीक है, यह चुनाव और कमी के बीच मूल्य संबंध को व्यक्त करता है। गॉटफ्रीड हैबरलर ने इस अवधारणा के लिए मूल्य के श्रम के सिद्धांत को छोड़ दिया। यानी कि किस अर्थशास्त्री ने विकल्प लागत का सिद्धांत दिया? तो इसका सही उत्तर जाएगा गॉटफ्रीड हैबरलर ने। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे भाई आज आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, तो इतना शॉर्ट अगले दिन से नहीं होगा, आज भर के लिए। ठीक है, पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है सौर ऊर्जा, ऑप्शन 2 बायोगैस, ऑप्शन 3 ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन 4 भूतापीय ऊर्जा। तो मेरे भाई पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। आइए हम जानते हैं इन सभी चारों ऑप्शंस के बारे में। पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, या पृथ्वी के भीतर गर्मी से आती है। ठीक है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। बायोगैस कार्बनिक पदार्थ से ली गई है, यानी कि बायोगैस कार्बनिक पदार्थ से हमें प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से प्राप्त होती है और जल विद्युत का एक रूप है। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 16 पर। इससे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? ऑप्शन एक है आपके पास अनुच्छेद 51, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 61, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 63, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 54।
तो मेरे भाई जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद कितना? 61। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। अनुच्छेद 51 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ आप चारों ऑप्शन के अनुच्छेद के बारे में जान गए होंगे, उसमें क्या क्या होता है वो सभी आप बात जान गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्लास आपका आज कैसा लग रहा है? आपको आज की क्लास आपको कैसी रही है? आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन है जो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु मत नहीं दे सकता? बताओ मेरे सूरज, सोमू, श्रवण, मोनू, राजा बाबा, सब बताइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 महान्यायवादी, ऑप्शन 2 भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई महान्यायवादी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। आइए हम जानते हैं महान्यायवादी के बारे में बहुत सारी बातें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 76। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसका कर्तव्य भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे। ठीक है भाई। चलिए, क्या कह रहा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? तो महान्यायवादी होगा। वह भारत सरकार को किस चीज पर सलाह देता है? वह विधि संबंधी सलाह देता है, यानी कानून से संबंधित सलाह देता है और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करता है जो कि राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करते हैं या उसे सौंपते हैं। अनुच्छेद 76(1) है भाई, यहाँ पर 761 नहीं है। 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के पद पर रहने की योग्यता रखते हो उन्हें ही राष्ट्रपति क्या नियुक्त करते हैं? महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है और ऐसे परिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का नियुक्ति होता है। महान्यायवादी की जो वेतन होती है, वेतन भत्ता होती है, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक। अरे जो महान्यायवादी है वह सरकारी सेवक नहीं है, सरकारी सर्विस उसको नहीं होता है, एक तरीके से सरकारी सेवक नहीं होता है। ठीक है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अनुच्छेद 105 के अनुसार वे अपने पद के आधार पर उसे संसद का विशेषाधिकार प्राप्त है। तो मेरे भाई आप बेहतरीन ढंग से महान्यायवादी के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भाई, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। मजा आ रहा है वो क्लास में? इतना डिटेल्स कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको इतना डिटेल्स कब मिलेंगे? जब आप कहाँ कर रहे होंगे क्लास, जब पूरा फाउंडेशन की क्लास कर रहे होंगे उस समय इतना डिटेल्स मिलते हैं। ठीक है। किसी प्रैक्टिस बैच में आपको इतना डिटेल्स नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल के दैध शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो मेरे भाई बंगाल के दैध शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ऑप्शन 1 है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 4 लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। आइए हम जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ बातें। देखिए, ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1774 तक गवर्नर रहे, ठीक है, और 1774 से 1785 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे।
ठीक है, उनके कार्यकाल के अंतर्गत ये चीजें हुए जो हम लोग अभी जानेंगे। बंगाल में दैध शासन की समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय हुई है कि नहीं, उन्होंने समाप्त किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 उन्हीं के कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 उन्हीं के कार्यकाल में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। बनारस की संधि 1773 में जो हुई वारेन हेस्टिंग्स के समय। कोलकाता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी कब हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो मेरे भाई यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन बन रहा है इस क्वेश्चन से, 18 नंबर क्वेश्चन से। तो मेरे भाई आपको एग्जाम में 18 नंबर क्वेश्चन से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये सीरीज है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, इसलिए लगातार इसे पढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन 1 है आपके पास हिमालय, ऑप्शन 2 एंडीज पर्वत, ऑप्शन 3 अरावली पर्वत, ऑप्शन 4 रॉकी पर्वत श्रेणी। तो मेरे भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एंडीज पर्वत। आइए हम जानते हैं एंडीज पर्वत के बारे में कुछ बातें। चलिए, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है किसका है? एंडीज पर्वत का फोटो, एंडीज पर्वत श्रृंखला का फोटो है। एंडीज पर्वत या एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक निरंतर उच्च भूमि बनाती है। सीमा 7000 किलोमीटर लंबी, 200 से 700 किलोमीटर चौड़ी, 18 डिग्री से 20 डिग्री एस अक्षांश के बीच चौड़ी है और इसका ऊंचाई औसत लगभग 4000 मीटर है, यानी कि 13123 फीट। एंडीज 7 दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। जैसे कि एंडीज किन किन देशों में फैला हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो मेरे भाई यदि एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चले भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। सूरज, सोमू, बाबा, मोनू और अधिश्रवण, जितने मेरे भाई जुड़ चुके हैं सभी को मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन 1 है आपके पास न्यूटन, ऑप्शन 2 माइकल फैराडे, ऑप्शन 3 गैलीलियो, ऑप्शन 4 विलियम क्रूक्स। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई न्यूटन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन। आइए हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ बातें। देखिए मेरे भाई, ये जो गुरुत्वाकर्षण जो हम किसी भी बुक से लिए हैं, इस चीज को, इस फोटो को लिए हैं, तो आपके लिए हम कहीं से भी उपलब्ध करा रहे हैं, रिसर्च करते हैं भाई इस पर। तो यही क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है तो वही क्वेश्चन जो ये है ना, यही क्वेश्चन हम आपके लिए बनाए थे, है कि नहीं भाई? यही क्वेश्चन हम आपके लिए बनाए हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन द्वारा दिया गया है। यही कारण है कि इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वैध समानुपाती होता है। तो मेरे भाई इस बात को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है? G m1 into m2 by r स्क्वायर। ठीक है, जहां पर F क्या है? बल। m1 किसको दर्शाता है? पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 किसको दर्शाता है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। r क्या करता है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी को दर्शाता है। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक है जिसका मान 6.67 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट्स के पद में जी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर भी है लिखा जा सकता है। ठीक है, स्थिरांक जी एक अदिश राशि है। स्थिरांक जी क्या है? एक अदिश राशि है।
तो मेरे भाई आप इस सब को पढ़ करके बेहतरीन ढंग से समझे होंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया था? न्यूटन। अब आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में जितना भी परीक्षा से महत्वपूर्ण चीज है आप सभी जान गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो मेरे भाई आपको हम जहां से उपलब्ध हो बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, हम कोई शिक्षक नहीं है। ठीक है भाई, हम आपको क्या करते हैं, अपने से रिसर्च करके आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, इसलिए लगातार पढ़िएगा, अपने भाइयों को भी बताइएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रैक्टिस बैच हमको नहीं लगता है कि होता भी होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये मेरा घमंड नहीं है भाई, हम अभी कॉन्फिडेंस ओपन कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, इसको हम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 जेम्स चैडविक, ऑप्शन 2 जे जे थॉमसन, ऑप्शन 3 रदरफोर्ड, ऑप्शन 4 गोल्डस्टीन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने 1897 में की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886, रदरफोर्ड ने 1919 में की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई या इससे दर्शाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को पी या 1h1 से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को n या 0n1 से दर्शाते हैं। तो मेरे भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक। अब आप यहाँ पर तीनों के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आप जान गए। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। जहां से मिलेगा वहां से आपके लिए बनाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन चीज। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए ओवर, लेकिन कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइए, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर होइए, क्योंकि आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो खुद पर विश्वास कीजिए, खुद खूब आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 1 है आपके पास ह्यूगो डिब्रीज, ऑप्शन 2 स्लाइडन एवं स्वान, ऑप्शन 3 जोहानसन, ऑप्शन 4 विलियम बैटसन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूगो डिब्रीज है। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत के अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है एस्ट्रोनॉट्स, ऑप्शन 2 कॉस्मोनॉट्स, ऑप्शन 3 टाइकोनॉट्स, ऑप्शन 4 बायोमोनॉट्स। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोमोनॉट्स। भारत के अंतरिक्ष यात्री को हम किस नाम से जानते हैं? बायोमोनॉट्स। अब हम चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे एक पिक्चर के द्वारा। अंतरिक्ष यात्री के विभिन्न नाम। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट्स के नाम से जानते हैं, रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट्स के नाम से जानते हैं, चीन के अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट्स के नाम से जानते हैं, भारत के अंतरिक्ष यात्री को बायोमोनॉट्स के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई भारत के अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? तो बायोमोनॉट्स के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्मृति की मानक इकाई बाइट है। कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मेरे भाई कंप्यूटर स्मृति की मानक इकाई बाइट है, तो कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई बिट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिट। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। चलिए इनके बारे में क्या जानेंगे, बिट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बिट, बिट कंप्यूटिंग और डिजिटल संचार में सूचना का सबसे बुनियादी यानी सबसे छोटी इकाई है, जो नाम द्विधारी अंक का संकुचन है। बीट दो संभावित मानों में से एक के साथ एक तार्किक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इन मानों को आमतौर पर 1 या 0 जो बाइनरी नंबर के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन अन्य प्रतिनिधित्व जैसे कि सत्य, सही या गलत, हाँ या नहीं, प्लस या माइनस, चालू या बंद, इसमें क्या है? कॉमन है। ठीक है भाई, किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। बाइट कंप्यूटर के स्मृति का मानक इकाई भी है।
चलिए, तो आप बेहतरीन ढंग से इस चीज को जानेंगे बिट और बाइट में क्या अंतर होता है, कितने बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। तो मेरे भाई 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1958 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस विधा में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? हम अभी जानेंगे नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन जी के बारे में कुछ बातें। चलिए, वर्ष 1958 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस विधा में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 है आपके पास शांति, ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 भौतिकी, ऑप्शन 4 साहित्य। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर आप जल्दी से बताने का कष्ट करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। आइए हम जानते हैं नोबेल प्राइज क्या है और अमर्त्य सेन कौन थे और उनके बारे में डिटेल्स। नोबेल पुरस्कार एक एकल पुरस्कार नहीं है, यह बल्कि यह पांच अलग अलग पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 के इच्छानुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति का सबसे बड़ा लाभ प्रदान किए हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल ने शांति पुरस्कार को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने राष्ट्र के बीच फेलोशिप को आगे बढ़ाने के लिए और सबसे अधिक और सबसे अच्छा काम किया है। खड़े होने का उन्मूलन या कमी, सेनाएं और शांति सम्मेलनों की स्थापना प्रचार में उन्होंने अहम योगदान दिया है। शांति स्थापना में बहुत बेहतरीन योगदान दिया, उसे ही नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए, 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की। नोबेल पुरस्कार को व्यापक रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है। यानी कि नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यानी कि अगर अर्थशास्त्र में अगर कोई भी पुरस्कार होगा लेकिन सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन होगा? नोबेल पुरस्कार होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम जानते हैं अमर्त्य सेन के बारे में कुछ बातें। इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है अमर्त्य सेन जी का है। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ था। वे एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है जिन्होंने 1972 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाया और काम किया है। सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक पसंद सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल के आर्थिक सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, देशों की भलाई के उपाय में योगदान दिया है। यह वर्तमान में थॉमस डब्ल्यू लोमेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के भी प्रोफेसर हैं। ठीक है, इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके काम के लिए 1958 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया और 1999 में भारत के भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि वे भारत रत्न प्राप्त करता भी हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं। ठीक है भाई, तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। क्वेश्चन को अब क्या करते हैं, खत्म करते हैं इस सीरीज को आज भर के लिए। फिर आज इसका शाम में आप टेस्ट दीजिएगा, साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, मंथली टेस्ट भी होगा, जिससे कि आपको जीएस में कहीं भी तकलीफ नहीं आएंगी। ठीक है, मंथली टेस्ट 200 मार्क्स के होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम इसको खत्म करते हैं, खत्म करते हैं।